हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से जोड़ो ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। और हैंड राइटिंग नोट्स है, ये पूरी कंप्लीट आपकी नोट्स है, इससे आप नोट्स बना भी सकते हैं अपनी। ठीक है, तो आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पहला चैप्टर हो चुका था और ये सेकंड चैप्टर है। तो शिक्षण के सिद्धांत, तो इसका पहला टॉपिक है शिक्षण सिद्धांत के तत्व। तो यहाँ पे बीओ स्मिथ 1963 के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत जो थे, उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे शिक्षण के। कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे, जिसमें से पहला सिद्धांत था शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण व्यवहार के चरों के लिए कथन। किसके लिए? चरों के लिए कथन था। ठीक है, व्यवहार में ये पहला इनका था। सेकंड था इनका चरों के पारस्परिक संभव संबंधों का प्रतिपादन करना। क्या करना? उनका प्रतिपादन करना। ठीक है, इसका अगला थर्ड नंबर था चरों तथा शिक्षण व्यवहार के सह संबंध की अकल्पनाओं का प्रतिपादन करना। अकल्पनाओं का प्रतिपादन करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस पे हम लोग देखते हैं इसका चौथा टॉपिक। चौथा नंबर था इसका, यहाँ पे चौथा नंबर इसका शिक्षण व्यवहार के चरों का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्या। ठीक है, उसके बारे में था ये चौथा नंबर। ठीक है आपका। तो इसका अगला देखते हैं। अगला इसका टॉपिक है परिभाषाएं। अब देखो, इसमें जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, इसमें सिद्धांत में परिभाषाएं हैं, अपने अपने अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो देखो पहले आपके ब्रूनर हैं। ब्रूनर ने 1966 के अनुसार शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षण सिद्धांत जो होता है वो उपचारात्मक होता है। ठीक है, यह ज्ञान अथवा कौशल प्राप्ति की अधिकतम प्रतिभाशाली विधियों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। ठीक है, तथा ऐसा मानदंड प्रदान करता है जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि शिक्षण का जो सिद्धांत है वो उपचारात्मक होता है और इसमें क्या होता है कि ज्ञान अथवा कौशल प्राप्ति की अधिकतम प्रतिभाशाली विधियों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। ठीक है, और ये एक कैसा होता है? मानदंड प्रदान करता है। इसमें एक मानदंड होता है जिससे मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें हमारे स्मिथ साहब आ गए। स्मिथ ने क्या कहा? तो स्मिथ ने अपने अनुसार कहा, तो स्मिथ ने कहा था 1963 में, इन्होंने कहा किसी भी शिक्षण सिद्धांत में 3 तत्व अवश्य होने चाहिए। इन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया, उन्होंने कहा 3 तत्व होने चाहिए। पहला तत्व चरों का मतलब का स्पष्टीकरण। ठीक है, लोगों का। फिर इसके बाद दूसरा, इन चरों के मध्य संभावित संबंधों की स्थापना। ठीक है, बीच में, दोनों के बीच में संबंधों की स्थापना होनी चाहिए कि ये अलगाववाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों के विषय में कल्पना का स्पष्ट वर्णन। ठीक है, इन्होंने ये 3 चर दिए। ठीक है, ये 3 चर दिए इन्होंने। तो इनके अनुसार 3 तत्व हो गए ये। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में। तो अगले मनोवैज्ञानिक हमारे जो हैं वो हैं गेज के अनुसार क्या था? तो गेज के अनुसार था, इन्होंने कहा है गेज के अनुसार कि शिक्षण किस प्रकार व्यवहार
करता है, शिक्षण किस प्रकार व्यवहार करता है। गेज के अनुसार पहला नंबर है शिक्षण किस प्रकार व्यवहार करता है, दूसरा नंबर वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, ठीक है, और थर्ड नंबर उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। इन्होंने तीन बातें बताई, ठीक है। तो इन्होंने कहा द थ्योरी ऑफ टीचिंग शुड आंसर थ्री क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने थ्री क्वेश्चन किया। तो इनका पहला क्वेश्चन था जो आपका ये हिंदी में लिखा हुआ है, यही आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यही आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पे इनका पहला क्वेश्चन था हाउ टीचर्स वी हैव, ठीक है, हाउ टीचर्स वी हैव, और सेकंड था इनका व्हाई दे वी हैव एज दे डू एंड, ठीक है, और इसका थर्ड था विद दैट इफेक्ट, ठीक है, तो साथ में इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो आगे इन्होंने कहा व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांत का होना आवश्यक है, सिद्धांत का होना आवश्यक है, ठीक है, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। शिक्षक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार, मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए इन्होंने, तो इन्होंने शिक्षक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दो मुख्य प्रकार बताए। कौन कौन से बताए, तो शिक्षण सिद्धांतों पर विशेष बल दिया गया, ठीक है। तो ये आपके दो कौन कौन से बताए गए, तो पहला बताया गया शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, और नंबर दूसरा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षण के सामान्य व्यवहार पर चर्चा होगी पहले, ठीक है। तो शिक्षण के सामान्य व्यवहार कौन कौन से थे, तो शिक्षण के जो सामान्य व्यवहार थे तो आगे इस टॉपिक पे बात की जाएगी, ठीक। तो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, तो पहला है क्रियाशील अर्थात करके सीखने का सिद्धांत, ठीक है। अगर टीचर बच्चों को करके सीखने पर बल देगा तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकेंगे। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत का यह अर्थ है कि शिक्षक को प्रत्येक प्रकार के पाठ में क्रियाशीलता उत्पन्न हो। याद रखिए कि क्रियाशीलता दो प्रकार की होती है, कौन सी होती है, एक होती है शारीरिक और एक होती है मानसिक। शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं जैसे खेलना, ये शारीरिक क्रियाकलाप हो गए, क्रियाशीलता हो गई। और मानसिक क्रियाशीलता जैसे कि गणित के क्वेश्चन लगाना, ठीक है, पढ़ाई करना, ठीक है, तो ये सब मानसिक हो गई, जो मानसिक चीज, मानसिक मतलब माइंड से की जा सके, ठीक है, और जो शरीर से की जा सके वो आपकी शारीरिक हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। तो शारीरिक क्रियाशीलता का अर्थ है विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों, ठीक है, विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशीलता प्रदान करना, तथा मानसिक क्रियाशीलता का तात्पर्य है विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील रखना, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों को हमेशा उनकी क्रियाशील रखना, ठीक है। अगला है प्रेरणा का सिद्धांत, इसी पे अगला सिद्धांत दिया गया है प्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों के पाठ के प्रति रुचि, बालकों के पाठ के प्रति क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करता है, ठीक है, शीघ्र ही सीखने का प्रयास करता है। उसको जब किसी चीज के बारे में प्रेरणा दी जाएगी, बताया जाएगा कि इससे ये करने से ये मिलेगा, तब वो बच्चा और ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा उस पर। बालकों के आसपास के वातावरण के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए कि हमारे आसपास वातावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है। आसपास औद्योगिक कारखाने, बगीचा, विद्युत घर, म्यूजिशियम आदि के बारे में भी जानकारी करने के लिए उन्हें वहां ले जाकर उनके बारे में बताना चाहिए।
बच्चों को बताने से अच्छा अगर आप ऐसी जगह ले जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से जब देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग चलेंगे टॉपिक पे, रुचि का सिद्धांत। ठीक है, तो रुचि का सिद्धांत जो है, शिक्षण के स्पष्ट, सुपरिचित और पठनीय बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आदर्श एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उस पाठ को पढ़ाने का कोई लक्ष्य होगा, कोई ना कोई बात हम समझाना चाहते होंगे इनडायरेक्टली, जो डायरेक्ट बच्चे को नहीं समझ में आएगी, तो उस पाठ से कुछ ना कुछ उसको प्रेरणा मिलेगी। तो वो हमारा लक्ष्य होगा कि हमें इसको ये सिखाना है, तो हम इस पाठ को इस कहानी के माध्यम से इसको सिखा सकें। ठीक है, तो वो हमारा लक्ष्य हो जाएगा। तो बच्चा ऐसा, मतलब हमारा पाठ होना चाहिए, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चे की रुचि उस पर उत्पन्न रहे, बच्चे को बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं, जीवन से संबंध स्थापित करने में सिद्धांत। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक स्तर के विद्यार्थी की अपनी अपनी दुनिया अलग होती है। दूसरे शब्दों में, जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने ढंग से नई दुनिया की कल्पना करने लगता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें अपने अपने प्रत्येक बच्चे की कल्पना शक्ति अलग अलग होती है, वो अलग अलग सोचता है, सब एक जैसा नहीं सोचते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह के परिवेश में रहते हैं, उनकी सोच वैसी डेवलप होती चली जाती है। और अलग अलग सबकी सोच होती है, दुनिया में सबकी कल्पनाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, राय बने के अनुसार। ठीक है, जीवन एक निरंतर अनुभव है। बिल्कुल सही बात है, जीवन में आदमी हर पल, हर सेकंड और हर घंटे सीखता रहता है कुछ ना कुछ। जो कुछ हम करते हैं उसका भविष्य से संबंध होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम कुछ आज कर रहे हैं तो जरूर उसमें भविष्य की झलक होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, भविष्य में वैसा वो कर सकता है। ठीक है, अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यहाँ पे कक्षा शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक पाठ को कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। कोई भी पाठ पढ़ाया जाए उसका एक लास्ट में सारांश निकलता है, जिसका उसका एक उद्देश्य होता है कि हमने इस उद्देश्य के लिए इस पाठ को तुमको पढ़ाया है। ठीक है, ताकि उस पाठ को, उस कहानी को समझकर बच्चा समझ सके कि हमें इससे ये प्रेरणा मिलती है। ठीक है, उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उचित शिक्षण नहीं करा सकता। ठीक है, नहीं करा सकता। यदि पाठ के शिक्षकों का पूर्व में नहीं जा शिक्षकों का पूर्व में नहीं जाता है, तथा साथ शिक्षक शिक्षार्थी की क्रियाओं, विषय वस्तु, विविध प्रविधि, मूल्यांकन की प्रविधि आदि का निर्धारण करता है। इन सब चीजों से बच्चों का निर्धारण होता है। ठीक है, इन सब चीजों से आगे चलते हम लोग, तो अगला टॉपिक है आपका चयन का सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या है आपका? चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत पे चलते हैं। तो चयन का सिद्धांत है आपका ज्ञान विस्मृति है। ज्ञान क्या है? विस्मृति है। उस ज्ञान को बालक की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके प्रदान करना चाहिए। अब पता चला हम बालक की बुद्धि का नहीं देख पा रहे हैं कि उसकी स्मृति क्षमता कितनी है, और उसको बहुत बड़ी चीज बता देंगे तो वो याद ही नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम बालक की क्या क्षमता
एवं योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करें। हम उसकी क्षमता देखें और उसकी योग्यता देखें, तब हम उस पर विचार करें कि हम इसको ये समझाएंगे तो ये समझ सकता है इस चीज़ों को। ठीक है। शिक्षण संपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को एक ही 40 से 45 मिनट का घंटा होता है, 40 से 45 मिनट के कालांश कालांश में प्रदान नहीं कर सकता है। पता चला कि कोई टॉपिक बड़ा है, उसको बताने में समय लगेगा, तो फिर उसको वो तोड़ तोड़ के बताएगा, कुछ आज बताएगा, कुछ कल बताएगा टीचर। ठीक है। तो उसी अनुसार वो 40 से 45 मिनट को उसको डिफाइन नहीं कर सकता है। वह उपर्युक्त एवं महत्वपूर्ण बातों का चयन करता है। इस हेतु उसे कब, क्यों, कितना एवं कैसे पढ़ाना है यह चयन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि टीचर को उस पाठ को तोड़ तोड़ के कितना कितने दिन में क्लियर करना है ये टीचर ही करेगा। ठीक है। ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आए। और पता चला हमने पाठ को पूरा पढ़ा दिया और बच्चों को समझ में ना आया, तो फिर क्या मतलब उसको पढ़ाने से कोई लक्ष्य की प्राप्ति हुई? कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो हमें तो लक्ष्य की प्राप्ति करना है ना, कि बच्चे को पूर्ण उसका मतलब जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ मैंने ये पढ़ के ये सीख लिया। ठीक है। तो इसलिए हम उसको थोड़े थोड़े खंडों में विभाजित करके ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हम लोगों का नियोजन का सिद्धांत। अगला टॉपिक है नियोजन का सिद्धांत। तो पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षण को क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। उदाहरणार्थ पाठ योजना का निर्माण, सहायता सामग्री का उपयोग और गृह कार्य। ठीक है। मतलब हमें पाठ योजना निर्धारित करनी चाहिए कि हम ऐसे ऐसे इस पाठ को इस तरह पढ़ाएंगे, और सहायता सामग्री बच्चों को उस पाठ के प्रति कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो भी होनी चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद गृह कार्य, कोई भी काम आप देते हैं तो उसका गृह कार्य जरूर बच्चों को दें ताकि बच्चे उसका स्वाध्याय घर से करके आएंगे। ठीक है। तो उससे और आप टीचर को हेल्प मिलती है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे अगला टॉपिक है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उनकी योग्यताएं, रुचियां भिन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है। बालक की जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनकी योग्यताएं और रुचियां भिन्न भिन्न होती जाती हैं। एक बालक से दूसरे बालक की रुचि, कोई बालक बहुत प्रतिभाशाली होगा, कोई सामान्य होगा, कोई मंद बुद्धि होगा, कोई जड़ भी हो सकता है। ठीक है। तो सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं। अतः शिक्षक को वैयक्तिक विभिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य कराना चाहिए। मतलब कि उसकी वैयक्तिक विभिन्नताओं को, मतलब हर बालक की वैयक्तिक विभिन्नताओं को देखते हुए ऐसे पाठ को चुनना चाहिए जो सबके लिए उपयोगी हो सके। ठीक है। उससे किसी एक को लाभ ना मिले कि एक को लाभ मिल रहा और पूरी क्लास बैठे ऐसे ही देख रही है। ठीक है। तो उसमें सभी को लाभ मिलना चाहिए, जिससे प्रत्येक छात्र लाभान्वित होना चाहिए। मतलब कोई एक नहीं कि एक तो लाभान्वित हो रहा है और एक को समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है। तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था गलत है। ठीक है। तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत भी इसमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, इसमें शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न करे। अर्थात बालक को कक्षा कक्षा के अंतर्गत यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपनी शंका का समाधान कर सके। बिल्कुल सही बात है। अगर बालक के अंदर ये चीजें हैं तो वो अगर अपनी शंका का समाधान नहीं कर पा रहा है तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी।
आपने पाठ पढ़ाया, भले ही आपके पाठ में कुछ कमी ना हो, लेकिन बालक के हिसाब से उसमें कमी है। ठीक है, तो बालक कुछ जानना चाहता है, तो अगर बालक उठ करके पूछ रहा है कि सर इसमें ऐसे से ऐसा क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आया ये, तब आप उसकी शंका का समाधान कर देंगे उसी जगह, और बालक उसी जगह संतुष्ट हो जाएगा। अन्यथा बालक उसी चीज को हमेशा, शंका के समाधान उसका ना होने के कारण उसको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, वहीं से उसके माइंड से वो चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो विभाजन का सिद्धांत, अगला है विभाजन का सिद्धांत। तो यहाँ पे है, पाठ प्रस्तुत करने की सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से पाठों की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करें। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया कि पूरे पाठ को आप 40 से 45 मिनट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसा करेंगे, छोटी छोटी इकाइयों में, खंडों में विभाजित कर लेंगे। और आज एक टॉपिक पढ़ाया, उसको टॉपिक में कन्वर्ट करेंगे, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, जितने टॉपिक आपके बनते हैं उस हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक डेली पढ़ाते जाएंगे और उसको अच्छे से डिफाइन करते जाएंगे, ताकि बालक उस चीज को सीखता जाएगा। आवृत्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत को देखते हैं। तो इस सिद्धांत का आशय है कि विद्यार्थियों को जो भी पाठ्य सामग्री पढ़ाई जाए, उसे विद्यार्थियों के बारे में, उसे विद्यार्थियों से बार बार दोहराया जाए। दोहराने से भी बच्चे सीखते हैं। स्वाध्याय मतलब कहते हैं अध्याय करो, स्वाध्याय करो, अपने आप से सीखो, पढ़ो। ठीक है, वस्तु इस वस्तु स्थिति यह है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों, ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग है एक आवृत्ति, ठीक है, प्रयोगों अथवा अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सीखने में आवृत्ति का अत्यंत महत्व है, आवश्यक है। ठीक है, आवृत्ति से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपके मनोवैज्ञानिक और अनुसंधान में वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आवृत्ति से बालक और ज्यादा सीखता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति से बालक और ज्यादा सीखता है। ठीक है, होती है दूसरे शब्दों में बिना प्रयोग से सब कुछ विस्मरण हो जाता है। बिना मतलब कि वो आवृत्ति की है, सब कुछ उसको विस्मरण हो सकता है, मतलब भूल सकता है वो। अतः सीखे हुए ज्ञान को विद्यार्थी से न केवल उसी समय, उसी घंटे हो, मतलब कि उसी समय, केवल उसी समय नहीं, उसी घंटे हो, वरन उससे उसका प्रयोग समय समय पर कराते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि उतनी समय और उतने घंटे में करा लो, मतलब समय समय पर डेली डेली आप उसका प्रयोग किसी न किसी चीज के माध्यम से उसको करा सकते हैं, ताकि उससे को वो चीजें उसके विस्मरण ना हो जाए, उसके माइंड से भूल ना जाए। ठीक है, पर कराते रहना चाहिए। इस संबंध में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि आवृत्ति की मात्रा पाठ की आवृत्ति की मात्रा जो होनी चाहिए, आवृत्ति की मात्रा पाठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब कि आवृत्ति इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वो 1 घंटा उसकी आवृत्ति ही करता रहे। अगर पाठ हमारा बड़ा है तो उस पाठ में टॉपिक बनाए गए, उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को आपने क्लियर किया उस टॉपिक की ही आवृत्ति उसको कराएं और आगे की आवृत्ति ना कराएं, ताकि उस पे कह रहा है ना, उस पर निर्भर करता है प्रकृति पर। ठीक है, प्रकृति का मतलब कि उसमें देखें कि कितना हमने पढ़ाया और कितनी चीज की आवृत्ति करा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अब अगले इसी के मतलब सिद्धांत वाले टॉपिक पे, सेकंड चैप्टर पे हम लोग मिलेंगे सेकंड वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है।